हे एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग इनफाइनाइट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और टेस्ट पर बात करेंगे एंड दैट टेस्ट डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, एंड इन शॉर्ट इसे रेशियो टेस्ट भी कहा जाता है। तो ये रेशियो टेस्ट होता क्या है और इसके लिए क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, उन सब पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे एंड वीडियो को फाइनल टच देंगे। और एक और बात ध्यान में रखिएगा कि ये सब बातें हम पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज के लिए कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक टेस्ट किया था और वो था कंपैरिजन टेस्ट। तो ये सेकंड नंबर टेस्ट है और रेशो टेस्ट, इसे हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अब आइए देखें कि डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या है। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को समझेंगे। इफ UN be a series of positive terms such that limit n tends to infinity UN plus 1 upon UN, ये दो टर्म्स का रेशो है n प्लस 1th टर्म और nth टर्म, इन दोनों का रेशो है L। अब कंप्लीटली L पर डिपेंड करता है कि L किस किस कंडीशन पर कैसी सीरीज देगा हमें। ओके, तो एक नंबर अगर हम देखें कि जब L एक से छोटा होता है तो वो इम्प्लाई करेगा कि जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी। ये L जो है वो एक से बड़ा होगा तो वो इम्प्लाई करेगा कि सीरीज डाइवर्जेंट होगी। और L अगर इन दोनों का रेशो L अगर एक आ जाता है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है, वो सीरीज डाइवर्जेंट भी हो सकती है। हम कोई पर्टिकुलर नहीं बता सकते कि L इक्वल 1 पर कन्वर्जेंट ही है, कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि L इक्वल 1 पर टेस्ट फेल हो गया। तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि मतलब जो L है वो एक से छोटा होता है तभी कन्वर्जेंट होता है। मतलब इस बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, इसके पीछे का रीजन। ओके, तो हम लोग ने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक चीज पढ़ी थी, नेसेसरी क्राइटेरिया। तो ये रेशो टेस्ट भी बेसिकली उसी बात पर आधारित है। जब हमने नेसेसरी क्राइटेरिया देखा था फॉर कन्वर्जेंस, तो हमने वहां क्या देखा था कि जैसे जैसे द नंबर ऑफ टर्म्स गोज टू इन्फिनिटी देयर सिग्निफिकेंस डिक्रीजेस। तो यहाँ हम कन्वर्जेंट के लिए देख रहे हैं, फिर हमें डाइवर्जेंट के लिए अपने आप समझ में आ जाएगा। तो वहां पर था कि जितना हम आगे चलते जाएंगे जो आने वाले टर्म्स हैं उनका योगदान कम होता रहेगा और नेग्लेजिबल हो जाएगा। ओके, तो अब देखो कि कन्वर्जेंट होने के लिए हमें अपने सम को कैसा बनाए रखना होगा, फाइनाइट वैल्यू। तो हमें अपने सम को कुछ ऐसा बनाए रखना होगा कि वो हमेशा फाइनाइट वैल्यू दे, फाइनाइट वैल्यू ही रहे। तो फाइनाइट रहने के लिए जो टर्म बाद में आ रहे हैं वो नेग्लेजिबल होंगे, श्योरली वो नेग्लेजिबल होंगे। कि मतलब समझ रहे हो, हम अपनी प्रीवियस वीडियो में ये सब देख भी चुके हैं कि वैल्यू अगर हमें फाइनाइट मिल रही है तो उनके आने वाले टर्म्स का एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसा होगा तो ये रेशो n प्लस 1th टर्म और nth टर्म का आने वाले टर्म्स का पीछे जाते हुए टर्म्स से क्या होगा, छोटा होगा। कि कन्वर्जेंसी के लिए क्या होगा कि जो रेशो होगा अपने आने वाले टर्म्स का पीछे जाते हुए टर्म्स से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। कि मतलब हम जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं आने वाले टर्म्स नेग्लेजिबल होते जाएंगे, मतलब UN बड़ा होगा n प्लस UN प्लस 1 से। ओके, तो तभी तो इनका रेशो छोटा होगा कि UN प्लस 1 लेस देन UN, तो इनका रेशो एक से छोटा। कब, जब कन्वर्जेंसी की बात करी जा रही हो। तो जब भी इनका रेशो एक से छोटा होता है तो कन्वर्जेंट सीरीज मिलेगी हमें हमेशा। तो अभी समझे कि जब भी सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो इनका रेशो हमेशा n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर एक से छोटा होगा। और सिमिलरली ये जो L है ग्रेटर देन 1 आ जाए तो सीरीज डाइवर्जेंट मिलेगी, मतलब डेफिनेटली इन्फिनिटी टर्म्स आएंगे। मतलब वो क्राइटेरिया हमने देखा था कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर UN 0 चला जाए तो कन्वर्जेंट, और अगर वो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर UN वैल्यू ग्रेटर देन 0 दे तो श्योरली डाइवर्जेंट। ऐसा कब होता है, जब पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज हम लोग पढ़ रहे हों। ओके, उसमें ये श्योरली हो जाता है। ओके, कि 0 पर कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 0 डाइवर्जेंट। एंड थर्ड नंबर जो है टेस्ट फेल्स कब, जब L इनका रेशो 1 के इक्वल आ जाए। लेकिन अब ये L 1 के इक्वल आ गया तो ये टेस्ट फेल हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे अप्रोच नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब रेशो टेस्ट आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। कब,
जब इनका रेशो 1 के इक्वल आ जाता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन ये बनेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे जब ये टेस्ट फेल हो जाएगा, तो हम अपने आने वाले टर्म्स की हेल्प लेंगे और हमने पीछे जितने पढ़े हैं उनकी हेल्प लेंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी 1 आ जाएगा इनका रेशो तो हम बता नहीं पाएंगे, हम अप्रोच नहीं कर पाएंगे, हम करेंगे कुछ भी करेंगे, हम अपने प्रीवियस टेस्ट का यूज करेंगे, हम अपने आने वाले जो टेस्ट है उनका भी यूज करेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक उनका यूज कैसे कर सकते हैं, तो हम करेंगे। ओके, तो अब इस डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रॉब्लम्स लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। सॉरी, प्रॉब्लम एक ही है। तो अब ये एक हमें सीरीज दी गई है, इसमें हमें बताना है कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस। ओके, टेस्ट करना है, तो ये सीरीज दी गई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये क्वेश्चन फिर आ जाता है कि हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा टेस्ट कब यूज होगा। तो अभी तो हमने एक ही पढ़ा है, कंपैरिजन टेस्ट। तो बस पहला तो यही है कि फुली प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, कंप्लीट प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही जल्दी डिसाइड कर पाओगे कौन सी सीरीज में कैसा और कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। ओके, लेकिन कंपैरिजन टेस्ट किस में लगता है, मतलब एक सिंपल सी सीरीज में लग जाता है। मतलब जितनी प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही आइडिया हो जाएगा कंपैरिजन टेस्ट का, और उसके बाद भी जो भी मिलता है, जो भी सीरीज मिलती है, सबसे पहले एलेम्बर्ट टेस्ट से लगा दिया कीजिए। मतलब ये रेशो टेस्ट अप्लाई करिए, नहीं अप्लाई होता फिर और टेस्ट अप्लाई करिए, ऐसे कंटिन्यू चलिए और फिर टेस्ट कोई तो लगेगा ही। हम क्या करेंगे, हम बहुत से टेस्ट करेंगे, हम बहुत से टेस्ट में कंफ्यूज ना हो उससे हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। ओके, एक चार्ट बनाएंगे और फिर उसमें एकदम लाइन वाइज उनको लिख देंगे। ओके, फिर आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे और कब। ओके, तो अब हमें ये सीरीज में एलेम्बर्ट रेशो अप्लाई करना है। तो हमारे दिमाग में आएगा कि हम ये सीरीज में से nth टर्म बनाएंगे और n+1th टर्म बनाएंगे। तो un बनाएंगे हम लोग, फिर un+ बनाएंगे। तो हम पहले हमारा काम है कि हम un बना ले, फिर un में ही हम लोग n+1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास un+1 भी मिल जाएगा। तो un हम लोग बनाते हैं, बहुत ईजी रहता है, ये भी प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है, कुछ भी नहीं है। पहला टर्म उठाइए और देखिए कि क्या है। देखो, पहला टर्म है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो पहला टर्म 2 है, मतलब n+1 आएगा कि n = 1 पर 2 हो जाएगा। नीचे क्या है, 1 2 3, तो पहला टर्म 1 ही है, तो n+1 अपॉन n, और फिर 2 है, मतलब n⁻n+1, तो कुछ भी नहीं है। और इधर भी पावर 1 है, 1 2 3 4, तो n+1n अपॉन n⁻n+1। और ये x कैसे चल रहा है, 1 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर, तो x⁻n, बस सिंपल है। अब un+1 बनाना है हमें, तो हम n की जगह हम पुट कर देंगे n+1। अब देखिएगा, हम n की जगह n+1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हम n+1 पुट करेंगे तो n+2 मिलेगा, ऊपर n+1, x⁻n+1 अपॉन में n+1n+2। अब करना क्या है, इन दोनों का रेशो देखना है n →∞ पर। तो लिमिट n →∞, un+1 अपॉन un। अच्छा, एक और डाउट रहता है, पता है, कुछ बुक्स में इनका रेशो उल्टा होता है, मतलब n →∞ पर un अपॉन un+1 होता है। कुछ बुक्स में ऐसा होता है और कुछ बुक्स में ऐसा होता है, तो स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है। तो कुछ भी नहीं है, वहां पर क्या होता है कि अब un+1 अपॉन un है, मतलब un ग्रेटर देन un+1। ओके, तो इनका रेशो 1 से छोटा होगा तब कन्वर्जेंस। अगर यही उल्टा हो जाए, कुछ बुक्स में ऐसा होता है कि un अपॉन un+1, तो वहां पे इनका रेशो जो 1 से बड़ा होगा तब कन्वर्जेंट होगा, तो वो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर 1 से छोटा रेशो होगा तब कन्वर्जेंट, और वहां पर 1 से बड़ा होगा तब कन्वर्जेंट। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक। तो हम इनका रेशो लेते हैं और देखते हैं कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा। n →∞, ये un+1 है, इतना सारा लिख दिया, ये un है। ओके, अपॉन में un है तो पलट जाएगा। ओके, तो इसको ये बहुत ही हार्ड हो जाता है ऐसे सॉल्व करना, तो इसको भी सॉल्व हम लोग करते हैं। n+2 टू द पावर n, ये n+2। ओके, और अपॉन में n+1 टू द पावर n, और ये n+1 का स्क्वायर।
इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अभी हम अप्लाई करेंगे तो पता लग जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/n+1 टू द पावर n+1/n टू द पावर n। इसे इतने को हमने लिख दिया, ओके। और ये n और x टू द पावर n से ये कैंसिल होके सिर्फ x मिल गया हमें। अभी क्या होगा, n+2 टू द पावर n/n+1 टू द पावर n, ये सेम n+2/n+1 टू द पावर 2। और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं अंदर, 1/1+1/n टू द पावर n, और ये nx। अब ये एक फॉर्मूला होता है, एक्चुअल में ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस 1 में है, तो उसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। वैसे तो सिंपल फॉर्मूला होता है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये वैल्यू देता है e, ओके, e वैल्यू देता है, तो अब 1/e दे देगा क्योंकि अपॉन में है। लेकिन आप फॉर्मूला भी ध्यान में रख सकते हैं कि फंक्शन की पावर फंक्शन में जब 1 टू द पावर इन्फिनिटी हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हम इसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा, पहले हम वो सोल्व करके दिखाते हैं कि फंक्शन की पावर फंक्शन में 1 टू द पावर इन्फिनिटी की जब भी फॉर्म बनती है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो फॉर्मूला मैं दिखा देती हूँ। तो बेसिकली मैं इस फॉर्मूला की बात कर रही थी, कुछ लोग ने, क्या सब नहीं पढ़ा होगा कि 1+1 टू द पावर n/n की वैल्यू जो होती है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर e होती है। ये फंक्शन की पावर फंक्शन फॉर्म है, तो इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी हमें मिलेगी। और फंक्शन की पावर फंक्शन है और 1 टू द पावर इन्फिनिटी की फॉर्म है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला देखिएगा, e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी gx fx -1। तो यहाँ पर हमारे पास fx क्या है, 1+1/n -1, और gx क्या है, n। तो e लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये 1 मिल गया, तो हमें e वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से हम ये वैल्यू हमें e मिलती है। तो सिंपली हम इसे याद भी रख सकते हैं, और डेराइव तो हमने कर ही लिया है, तो हमें उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/e। अब हमारे पास एक n की कमी है, ये भी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि पता लग जाएगा कि क्या कब क्या हमें कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो अभी n की कमी थी तो हमने n का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, ये मल्टीप्लाई करने का रीज़न यहाँ दिख जाएगा, ये सेम लिख दिया, ये भी सेम, हाँ ये सेम नहीं लिखा, ये देखो n स्क्वायर हो गया, तो n² का स्क्वायर, सेम पावर है इस टर्म में, तो हमने इसको लिख दिया, ये सेम n+2/n हो गया, ये 1/e सोल्व भी हो गया x। तो अभी सेम है, इसे भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, सेम उसी की तरह हम बनाएंगे। तो 1/n+1 टू द पावर n का होल स्क्वायर 1, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1+2/n 1/e x। तो अभी इन्हें हम सोल्व करें, इन्हें, तो n+2, यहाँ से हमने n को बाहर निकाल लिया, तो n टू द पावर n बाहर आ गया, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो 1+2/n 1+1/n, ये भी फॉर्मूला बन रहा है, ये भी फॉर्मूला बन रहा है, और ये तो सीधा ही हो जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 1 मिल जाएगा, और ये भी फॉर्मूला, ये भी नहीं मिल रहा, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये भी 1 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, ये 2 आ गया यहाँ पर, तो e की स्क्वायर हो जाएगा। एग्जैक्ट फॉर्मूला मुझे नहीं पता कि यहाँ पर 1 2 3 4 आता रहेगा, तो e टू द पावर उतना ही ऐड होता जाएगा, ओके। तो वहाँ पर 1+1/n था, तो e यहाँ पे 1+2/n है, तो e टू द पावर 2 हो जाएगा। ये n टू द पावर n से n टू द पावर n कैंसल, ये e का स्क्वायर और नीचे e का स्क्वायर अपॉन e, ये भी 1, ये भी 1, 1/e, और ये x। तो e स्क्वायर से e स्क्वायर कैंसल, हमें वैल्यू मिल गई x इसे सोल्व करने पर। तो अब हमें x मिल गया है, तो यहाँ से हम क्या सोच सकते हैं, अपनी थिंकिंग क्या रख सकते हैं यहाँ पर, कि अब इस सीरीज की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी x पर ही डिपेंड कर रही है, कि x की वैल्यू अगर 1 से छोटी होती है तो हमें कन्वर्जेंट मिलेगा, x की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो हमें डाइवर्जेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर x = 1 पर अगर हम x = 1 रखें तो यहाँ पर ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तो अब हम x = 1 के लिए प्रोसीड करेंगे। तो थोड़ा लिखने का स्टाइल, ओके। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे व्हेन x <1 un विल बी कन्वर्जेंट, x < 1 un विल बी डाइवर्जेंट, और x = 1 टेस्ट फेल्स। तो अब ये रेशो टेस्ट आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। अब आप अपने प्रीवियस टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आने वाले टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पता हो तो, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब x = 1 हम अपनी ओरिजिनल सीरीज में पुट कर देंगे।
वो इसलिए क्योंकि हम देखेंगे कि x इक्वल टू 1 पर ये सीरीज का नेचर कैसा होगा, क्योंकि हमने x लेस देन 1 पर देख लिया, x ग्रेटर देन 1 पर देख लिया, एग्जैक्ट एंड पर्टिकुलर हमें x इक्वल टू 1 पर देखना है, इसलिए हम x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे अपनी ओरिजिनल सीरीज में। तो x इक्वल टू 1 पुट करने पर हम यूज करेंगे कंपैरिजन टेस्ट। हमारे un कुछ ऐसा मिलेगा, हमें un के साथ x टू द पावर n था, लेकिन x की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी तो x तो चला गया, अब x तो है नहीं, तो हम सिंपली कंपैरिजन टेस्ट का यूज कर सकते हैं, आप याद रखिएगा। तो un हमारा कुछ ऐसा बना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un हमें क्या मिल रहा है, 0 मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि नहीं मिलेगा तो सीरीज ऑटोमेटिक डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो un हमें मिला 1 टू द पावर n तो हो गया 1, तो n प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n प्लस 1, ऐसा हमें un मिला। n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हम लोग देख सकते हैं कि हमें ये 0 ही मिल रहा है, तो थोड़ा कम अच्छी बात है। ओके, तो n हमने बाहर निकाला n टू द पावर n, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n, और ये हो गया n टू द पावर n डॉट n, तो ये इससे कैंसिल, तो ये 0 जा रहा है, 0 जा रहा है, तो सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है, सीरीज डाइवर्जेंट भी हो सकती है। हम लोग फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ से क्या पता किया, अभी हमने n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये 0 गया, और साथ ही साथ हमने देख लिया कि vn हमें क्या मिलेगा। अब आप लोग बता दीजिए कि vn हमें मिलेगा 1 अपॉन n, तो vn हमें मिल गया, लेकिन कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो हम सीधा बता देंगे कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है, कब, x इक्वल टू 1 पर। लेकिन बीएससी के एग्जाम दे रहे हो एंड वट एवर, तो आप लोग कंप्लीट इसे लिखिएगा। तो लिखना कैसे है, बस un अपॉन vn करके e मिल जाएगा, फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। तो बाय p सीरीज टेस्ट हम लोग देख सकते हैं कि vn जो है वो डाइवर्जेंट है, क्योंकि p की वैल्यू 1 है। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट un ऑल्सो डाइवर्जेंट। सो समरी क्या रही कि जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो सीरीज हमें क्या मिली, कन्वर्जेंट। जब x की वैल्यू 1 है या 1 से बड़ी है तो सीरीज हमें क्या मिली, डाइवर्जेंट। तो इस तरह से हम रेशियो टेस्ट का इस्तेमाल करके किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंसी देख सकते हैं, किसी भी सीरीज की डाइवर्जेंसी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग रेशियो टेस्ट से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको हेल्प मिलेगी डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट को और अच्छे से समझने में। सो बाय एवरीवन, विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर।